ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय साम्राज्य की है जहां बुद्धिमत्ता को सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इस राज्य का नाम था नीलकुंज। नीलकुंज चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ पहुंचना जितना कठिन था, उतना ही कठिन था यहाँ से कुछ प्राप्त करना। इस राज्य के शासक थे महाराज मार्तंड। वे अपनी दानवीरता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। महाराज का एक नियम था, जो भी मेरे दरबार से कुछ पाना चाहता है, उसे पहले अपनी बुद्धि का परिचय देना होगा। यही कारण था कि उनकी महल के द्वार पर हमेशा दूर दूर से आए यात्री, व्यापारी और विद्वान खड़े रहते थे, पर बहुत कम लोग उनकी परीक्षा पास कर पाते थे। एक दिन एक थका हारा मुसाफिर नीलकुंज के द्वार पर पहुंचा। उसका नाम था भोला। चेहरा थकान से झुका हुआ था और आंखों में भूख और आशा दोनों झलक रही थी। वो कई दिनों से भटक रहा था, क्योंकि रास्ते में लुटेरों ने उसका सारा धन लूट लिया था। अब उसके पास ना भोजन था, ना कोई सहारा। अंततः उम्मीद की आखिरी किरण लेकर वो महाराज मार्तंड के दरबार में पहुंचा। महाराज मार्तंड ने मुसाफिर को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, राही, मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन यहाँ कोई मूर्ख टिक नहीं पाता। यदि तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तो तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। भोला ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक अभागा व्यापारी हूँ। रास्ते में लुटेरों ने मुझे कंगाल कर दिया है। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मैं आपकी परीक्षा स्वीकार करता हूँ। महाराज ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम कहते हो कि तुम एक अकेले यात्री हो, पर इस संसार रूपी सराय में केवल दो ही ऐसे यात्री हैं जो कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं। बताओ, वे कौन हैं? ये प्रश्न सुनकर भोला गहरे विचार में डूब गया। उसने अपने जीवन के अनुभवों को याद किया, कई संभावनाएं सोची, हवा, समय, नदी, लेकिन कोई भी उत्तर उसे पूरी तरह सही नहीं लगा। काफी देर तक सोचने के बाद वो धीरे से बोला, क्षमा करें महाराज, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। महाराज मार्तंड ने शांत स्वर में कहा, इस संसार के दो शाश्वत यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। वे सृष्टि के आरंभ से निरंतर चल रहे हैं, कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए तुम मेरे धन के पात्र नहीं हो, लेकिन एक अतिथि के रूप में तुम्हें हमारे महल में विश्राम और भोजन अवश्य मिलेगा। भोला ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उसने समझ लिया कि इस राज्य में धन से अधिक महत्व ज्ञान का है। उस रात महल में विश्राम करते हुए उसने मन ही मन निश्चय किया, अगली बार मैं केवल धन नहीं, ज्ञान लेकर आऊंगा। नीलकुंज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। ये केवल एक राज्य नहीं, बल्कि बुद्धि और परीक्षा की भूमि थी, जहां हर इच्छा की कीमत ज्ञान से चुकानी पड़ती थी। इसी राज्य से बहुत दूर एक शांत नगर में रहते थे आचार्य देवदत्त। वे एक महान ज्योतिषी और विद्वान थे, जिन्हें लोग सितारों का पाठक कहते थे। उनकी पत्नी थी सुमति, जो अपने नाम के अनुसार ही बुद्धिमान और धैर्यवान थी। उनके घर में सुख तो था, पर धन की प्रचुरता नहीं थी। उनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी अवंतिका, जो सरल, सौम्य और गुणी थी, और 2 छोटी बेटियां, प्रिया
और रिया, जो चंचल, तीव्र बुद्धि वाली और परिस्थितियों को जल्दी समझने वाली थी। एक शाम देवदत्त अपने आंगन में बैठी गहरे विचार में डूबी थी। सुमति ने उनकी चेहरे की चिंता पढ़ ली और पास आकर बोली, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? देवदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमति, हमारी बेटी अवंतिका के विवाह का शुभ मुहूर्त निकट है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं उसका विवाह उचित रीति से कर सकूं। मैं एक पिता के रूप में असहाय महसूस कर रहा हूं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, मैंने सुना है कि नीलकुंज के महाराज अत्यंत दानी हैं, परंतु उनका दान प्राप्त करना सरल नहीं। उनकी परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं। मुझे भय है कि मैं असफल हो जाऊंगा। सुमति ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, स्वामी, आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सितारों की भाषा को समझा है। जो आकाश के रहस्यों को पढ़ सकता है, वो एक राजा के प्रश्नों से क्यों डरे? उन्होंने आगे कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे। आप अपनी दोनों बेटियों प्रिया और रिया को साथ लेकर जाइए। उनकी चपल बुद्धि और तीव्र सोच आपकी ढाल बनेगी। कभी कभी समाधान एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि मिलकर सोचने में मिलता है। देवदत्त ने उनकी बातों में आत्मविश्वास महसूस किया। उनकी आंखों में फिर से आशा की चमक लौट आई। मैं नीलकुंज जाऊंगा और अपनी बुद्धि की परीक्षा दूंगा। अगली सुबह देवदत्त अपनी दोनों बेटियों प्रिया और रिया के साथ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। घनी जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और लंबी नदियां उनके मार्ग में आईं, परंतु तीनों ने हार नहीं मानी। जहां देवदत्त अपनी विद्वत्ता से मार्ग खोजते, वहीं प्रिया और रिया अपनी चतुराई से समस्याओं का हल निकालती। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे नीलकुंज के भव्य द्वार पर पहुंचे। नीलकुंज का महल वैभव और रहस्य का अद्भुत संगम था। ऊंचे स्तंभ, चमकदार फर्श और दीवारों पर उकेरी गई गूढ़ आकृतियां, सब कुछ मानो किसी पहेली की तरह था। दरबार में विद्वानों, यात्रियों और याचकों की भीड़ थी, पर हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, चुनौती और जिज्ञासा। महाराज मार्तंड अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर गंभीरता। देवदत्त ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आचार्य देवदत्त हूँ। मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। महाराज ने उन्हें ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, आचार्य देवदत्त, मैं आपकी विद्वत्ता का सम्मान करता हूं, परंतु मेरे राज्य में दान का नियम सबके लिए समान है। यहां सहायता पाने के लिए बुद्धि की परीक्षा देना अनिवार्य है। फिर उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं आपको एक अधूरी कहानी सुनाऊंगा। आपको और आपके परिवार को उसे तर्क, समझ और कल्पना के साथ पूरा करना होगा। यदि आपकी कहानी में सत्य, बुद्धि और अर्थ हुआ, तो आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। पूरा दरबार शांत हो गया। हर कोई उत्सुक था कि अब कौन सी नई परीक्षा सामने आएगी। महाराज ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, एक बार एक राज्य में एक ऐसा वृक्ष था जिस पर हर मौसम में फल लगते थे, परंतु उन फलों को केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता था जो स्वयं को सबसे अधिक निर्धन मानता हो। एक दिन 3 व्यक्ति उस वृक्ष के पास पहुंचे, एक राजा, एक साधु और एक भिखारी। महाराज यहीं रुक गए। उन्होंने देवदत्त और उनकी बेटियों की ओर देखा। अब इस कहानी को आगे बढ़ाओ। बताओ, उन तीनों में से कौन उस वृक्ष का फल तोड़ पाया और क्यों?
देवदत्त, प्रिया और रिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक गहरी परीक्षा थी, जहां उत्तर केवल शब्दों से नहीं बल्कि सोच से निकलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी प्रिया धीरे से बोली, पिताजी, इस कहानी में निर्धनता का अर्थ केवल धन से नहीं हो सकता। हाँ, जो व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त है वही सच्चा निर्धन है। देवदत्त की आंखों में चमक आई। वे आगे बढ़े और बोली, महाराज, उस वृक्ष का फल केवल वही तोड़ सकता है जो स्वयं को सबसे अधिक निर्धन मानता हो। राजा अपने अहंकार के कारण स्वयं को महान समझता है, साधु अपने ज्ञान पर गर्व करता है, लेकिन भिखारी ही ऐसा है जिसके पास न धन है न अहंकार। इसीलिए वही उस वृक्ष का फल तोड़ पाएगा, क्योंकि वही सच्चे अर्थों में निर्धन है। महाराज मार्तंड ने संतोष से सिर हिलाया और बोले, देवदत्त, तुमने इस पहेली का केवल उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य को समझा है। निर्धनता धन की नहीं, अहंकार की अनुपस्थिति की होती है। लेकिन देवदत्त, ये तो केवल पहली कसौटी थी। सच्ची बुद्धि एक उत्तर से नहीं, लगातार सही निर्णय लेने से सिद्ध होती है। अब मैं तुम्हें एक और अधूरी कहानी सुनाऊंगा। महाराज ने गंभीर स्वर में कहानी को आगे बढ़ाया। एक राज्य की राजकुमारी थी, चंद्रलेखा। वो केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और वीर हृदय वाली थी। जब उसके विवाह का समय आया, तो उसके सामने 4 अद्भुत युवक प्रस्तुत हुए। दरबार में सभी ध्यान से सुनने लगे। महाराज आगे बोले, पहला युवक बोला, मैं धन को 4 भागों में इस प्रकार बांटता हूं कि लक्ष्मी कभी मेरे घर से नहीं जाती। दूसरा युवक बोला, मैं परिंदों और दरिंदों की गुप्त भाषा समझता हूं। तीसरा युवक बोला, मैं वेदों का ज्ञाता हूं और शून्य से सृष्टि रच सकता हूं। चौथा युवक बोला, मैं शब्द भेदी बाण का स्वामी हूं, जो बिना देखे भी शत्रु का अंत कर सकता हूं। महाराज यहीं रुक गए। पूरा दरबार जैसे उत्तर के इंतजार में ठहर गया। देवदत्त ने अपनी बेटियों के साथ धीमे स्वर में विचार करना शुरू किया। पिताजी, पहला युवक बुद्धिमान है। धन का सही प्रबंधन किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। रिया ने भी तुरंत बोला, दूसरा युवक भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई जीव जंतुओं की भाषा समझता है, तो वो प्रकृति और खतरों को पहले से जान सकता है। देवदत्त ने सिर हिलाया और बोले, तीसरा युवक भी कम नहीं। ज्ञान और सृष्टि की क्षमता एक महान शक्ति है। कुछ क्षण के लिए तीनों चुप हो गए। फिर देवदत्त की आंखों में एक गहरी समझ उभरी। देवदत्त आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, इन चारों युवकों में अपने अपने गुण हैं। धन का प्रबंधन, भाषा का ज्ञान और शास्त्रों की विद्या, ये सभी एक राज्य को समृद्ध बनाते हैं। परंतु राजकुमारी चंद्रलेखा स्वयं एक क्षत्राणी है। उसका जीवन केवल वैभव के लिए नहीं, बल्कि राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण गुण है सुरक्षा और वीरता। इसलिए वह चौथा युवक, जो शब्द भेदी बाण का स्वामी है, सबसे योग्य जीवन साथी है। क्योंकि जब तक सुरक्षा नहीं होगी, तब तक धन, ज्ञान और अन्य सभी गुण सुरक्षित नहीं रह सकते। वीरता ही वह आधार है जो अन्य सभी गुणों की रक्षा करती है। महाराज मार्तंड के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुमने केवल कहानी पूरी नहीं की, बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य को भी समझा है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि वही है
जो परिस्थिति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण गुण को पहचान सके। उन्होंने धीरे से अपने सिंहासन से उठकर कहा, देवदत्त, तुमने अब तक हर परीक्षा में अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, पर सच्ची बुद्धि केवल तर्क में नहीं बल्कि जीवन की साधारण समस्याओं में छिपे समाधान को समझने में होती है। अब मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा देता हूं, एक ऐसी कहानी जिसमें उत्तर तुम्हारी विद्वता नहीं बल्कि तुम्हारी दृष्टि तय करेगी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था करण। करण अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन गरीबी हर दिन उनकी परीक्षा लेती थी। करण दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि किसी तरह घर का चूल्हा जल सके। पर एक दिन किस्मत ने उसे ऐसी चुनौती दी जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसकी माँ अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। करण घबराकर गांव के डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने माँ की हालत देखी और कुछ देर सोचने के बाद बोला, करण, तुम्हारी माँ का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए 20,000 रुपए चाहिए। इनके पास समय बहुत कम है, जल्द से जल्द पैसे की व्यवस्था करनी होगी। ये सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20,000 रुपए? ये उसके लिए एक असंभव रकम थी। डॉक्टर के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। करण जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने धीरे से उसकी ओर देखा और कमजोर आवाज में बोली, करण, इतना परेशान क्यों है बेटा? माँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कैसे बचाऊं? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, समस्या जितनी अजीब लगती है उसका समाधान उतना ही सरल होता है। डर को हटाकर सोच, रास्ता खुद दिखाई देगा। माँ के ये शब्द करण के दिल में उतर गई। उसके अंदर बुझी हुई उम्मीद की चिंगारी फिर से जल उठी। अगले ही दिन वो गांव के सबसे अमीर लेकिन सबसे लोभी व्यक्ति महाजन धीरज के पास पहुंचा। धीरज अपनी बड़ी हवेली में बैठा था। करण ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनकी जान बचाने के लिए मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मैं आपका पैसा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौटाने की कोशिश करूंगा। धीरज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, पैसे मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त सेठ जी? मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझे कागज में हवा और कागज में आग लाकर दिखा दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये सुनकर करण सन्न रह गया। उसे ये शर्त असंभव लगी। वो निराश होकर घर लौट आया। रात भर वो जागता रहा। बार बार वही सवाल उसके मन में घूमता रहा। कागज में हवा, कागज में आग, ये कैसे संभव है? तभी उसे माँ की आवाज याद आई। समस्या जितनी अजीब लगती है उसका समाधान उतना ही सरल होता है। अचानक उसकी सोच बदल गई। उसने समस्या को कठिन मानना छोड़ दिया और उसे समझने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे उत्तर मिल चुका था। अगली सुबह वो फिर महाजन के पास पहुंचा। वहां कई लोग जमा थे, सब ये देखने के लिए कि वो शर्त पूरी कर पाएगा या नहीं। धीरज ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूछा,
तो क्या हुआ, हार मान ली या जवाब लाए हो? जवाब लेकर आया हूं। उसने अपनी जेब से एक कागज का पंखा निकाला और धीरे धीरे उसे चलाने लगा। हवा सबको महसूस होने लगी। ये है कागज में हवा। फिर उसने एक कागज की लालटेन निकाली और उसमें दीप जला दिया। लालटेन के भीतर आग जलने लगी, लेकिन सुरक्षित थी। करण ने कहा, और ये है कागज में आग। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। धीरज स्तब्ध खड़ा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सरल समाधान मेरी समझ से बाहर कैसे रह गया। तुमने मुझे हरा दिया करण। मैंने सोचा था तुम हार जाओगे, पर तुमने अपनी सोच से जीत हासिल की। उसने तुरंत 20,000 रुपए निकालकर करण को दे दिए। ये लो पैसे। और आज मैंने भी एक बात सीखी, समस्या मुश्किल नहीं होती, हमारी सोच उसे मुश्किल बना देती है। करण खुशी से पैसे लेकर तुरंत घर लौट आया और वो अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ, माँ, देखो पैसे मिल गए। हाँ, तो अब बताओ, तुम दोनों ने जो देखा उससे इस कहानी का असली सार क्या निकल रहा है? महाराज, इस कहानी में करण की जीत उसकी ताकत से नहीं, उसकी सोच से हुई है। समस्या असंभव लग रही थी, लेकिन उसने उसे अलग नजर से देखा। और महाराज, असली बात ये है, समाधान हमेशा हमारे आसपास ही होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। कागज में हवा और आग असंभव नहीं थे, बस उन्हें समझने का तरीका बदलना था। अद्भुत! तुम दोनों ने केवल कहानी नहीं सुनाई, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया है। जहां बड़े बड़े विद्वान उलझ जाते हैं, वहां तुमने सरलता में उत्तर ढूंढ लिया। आज से प्रिया और रिया को नीलकुंज की बुद्धि रत्न की उपाधि दी जाती है और आचार्य देवदत्त की पुत्री अवंतिका का विवाह राजसी ठाट बाट और सम्मान के साथ संपन्न किया जाएगा।